कहानी की शुरुआत होती है जेनी से, जो एक जूनियर स्कूल की टीचर है। वो अपनी क्लास खत्म करती है और फिर अपने पार्टनर स्टीव से मिलती है। स्टीव एक एंगेजमेंट रिंग देख रहा होता है जिसे वो झील पर होने वाली छुट्टियों के दौरान जेनी को देने का प्लान करता है। ये झील पहले एक पुरानी पत्थर की खदान थी जो अब पानी से भरकर खूबसूरत जगह बन गई है। रास्ते में जब वो एक गाँव से गुजरते हैं तो अचानक कुछ बच्चे साइकिल पर उनके गाड़ी के सामने आ जाते हैं। ये देखकर स्टीव चिढ़ जाता है। फिर भी वो आगे बढ़ते हैं और एक रेस्ट एरिया पर रुकते हैं। जैसे ही उन्हें पार्किंग की जगह दिखती है, कोई दूसरी गाड़ी तेजी से आकर वो जगह ले लेती है। ये देखकर स्टीव और ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद दोनों बाहर की टेबल पर बैठकर थोड़ा पीते हैं और आराम करते हैं। अगले दिन दोनों आगे ड्राइव करते हैं और छुट्टियों के डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते का गेट कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से बंद होता है। इसीलिए वो एक दूसरा छोटा रास्ता पकड़ते हैं। आखिरकार वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं और पानी के किनारे नीचे उतरते हैं। वहाँ सब कुछ अच्छा लगता है तो दोनों अपनी छुट्टियां शुरू करते हैं। पानी के किनारे बैठकर नजारे का मजा लेते हैं। फिर अचानक उन्हें कुछ स्थानीय गुंडे की आवाज सुनाई देती है जो माहौल की शांति बिगाड़ रहे थे। लेकिन स्टीव ने जेनी से कहा कि उन्हें अनदेखा कर दो। थोड़ी देर बाद उनका पूरा ग्रुप वहां पहुंच जाता है और वो लोग तेज आवाज में म्यूजिक बजाने लगते हैं। साथ में एक कुत्ता भी था जो हर जगह गंदगी फैला रहा था। लेकिन दूसरी जगह जाने के बजाय स्टीव वही रुकता है। उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो पानी में खेलने चला जाता है। इसी बीच कुत्ता जेनी को परेशान करता रहता है। स्टीव समझ जाता है कि उनका ट्रिप वैसे नहीं चल रहा जैसे उसने सोचा था। इसीलिए वो पानी से बाहर निकलता है और उन लड़कों से हिसाब बराबर करने का फैसला करता है। वो उनके पास जाकर कहता है कि म्यूजिक की आवाज धीमी कर दो, लेकिन वे सब ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कुछ सुना ही न हो। वो लोग स्टीव की बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। गुस्से में आकर स्टीव खुद ही जाकर म्यूजिक का वॉल्यूम कम करता है और उनसे कहता है कि कुत्ते को पकड़ लो, क्योंकि वो जानवर उसकी लवर को डरा रहा है। उनमें से एक लड़का स्टीव को गंदी बातें कहकर अपमानित करता है और वहां से जाने के लिए कहता है। स्टीव लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप वापस जेनी के पास लौट आता है और युवकों के शोरगुल को सहने का फैसला करता है। कुछ देर बाद वो ग्रुप वहां से चला जाता है और माहौल फिर से शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों मिलकर रात गुजारने के लिए कैंप तैयार कर रहे हैं। जेनी कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रही होती है, तभी उसे झाड़ियों में टहनियां टूटने की आवाज सुनाई देती है। उसे ये अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो स्टीव को कुछ नहीं बताती। शाम ढलते ही कोई दूर से उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। इस बीच स्टीव जेनी को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है। दोनों टेंट में चले जाते हैं और एक रोमांटिक पल बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी जेनी को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। स्टीव उसे अनदेखा कर देता है, लेकिन जेनी बार बार जिद करती है कि जाकर देखो, इसलिए स्टीव टेंट से बाहर चला जाता है। जेनी टेंट में अकेली रह जाती है और जब स्टीव लौटने में देर करता है तो वो उसे पुकारती है। तभी अचानक रोशनी उसकी टेंट पर पड़ती है। वो समझती है कि स्टीव मजाक कर रहा है और कहती है कि बंद करो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जेनी डरने लगती है और अचानक स्टीव टेंट के अंदर कूदकर उसे डरा देता है। जेनी गुस्से और डर के बीच हंस पड़ती है। दोनों फिर से एक अच्छी रात गुजारते हैं। सुबह जेनी सबसे पहले उठती है और देखती है कि उनका खाना कीड़ों और भृंगों से भरा पड़ा है। अब उन्हें मजबूरी में गांव वापस जाकर नया सामान खरीदना पड़ेगा। जैसे ही वो निकलते हैं, अचानक एक कांच की बोतल कार के टायर में चुभ जाती है और टायर पंक्चर हो जाता है। स्टीव गुस्से से भर उठता है और उसे शक होता है कि ये सब उन्हीं युवकों का काम है। खुशकिस्मती से वो पहले से तैयार था, इसीलिए समस्या ठीक कर दोनों गांव की ओर निकल जाते हैं। वहां जाकर वो नाश्ता करते हैं और थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं। स्टीव और जेनी जब गांव से निकलते हैं तो रास्ते से गुजरते हुए स्टीव उन्हीं लड़कों की साइकिलें देख लेता है जिन्होंने पहले उन्हें परेशान किया था। गुस्से में वो गाड़ी रोक देता है और उनके घर की ओर बढ़ता है ताकि उनके पेरेंट्स से बात कर सके। वो घर के अंदर जाता है, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं होता। तभी एक कार आती है और जेनी को गाड़ी हटानी पड़ती है। कार का ड्राइवर नीचे उतरकर उसी घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद स्टीव ऊपर से किसी के ऊपर आने की कदमों की आवाज सुन लेता है। खुद को फंसा हुआ समझकर स्टीव खिड़की से बाहर कूदता है और दीवार पार कर जाता है। फिर वो जेनी से मिलता है और दोनों अपने वीकेंड की यात्रा फिर से शुरू करते हैं। जंगल से गुजरते हुए वो वापस उसी झील पर पहुंचते हैं। स्टीव मजाक मस्ती में जेनी को खींचकर पानी में ले जाता है और दोनों साथ में नहाने लगते हैं, लेकिन दूर झाड़ियों में कोई छुपकर उन्हें देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद स्टीव डाइविंग गियर के साथ पानी से बाहर आता है। उस समय जेनी सो रही होती है। जब वो जागती है तो देखती है कि उनका बैग गायब है, यानी वो बैग जिसमें स्टीव की एंगेजमेंट रिंग भी थी। घबराया हुआ स्टीव कार की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि गाड़ी भी चोरी हो चुकी है। दोनों परेशान होकर पैदल ही रास्ता पकड़ते हैं ताकि शायद कुछ मदद मिल जाए, लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी फिर सामने दिखाई देती है। तब उन्हें समझ आता है कि इसे उन्हीं शरारती लड़कों ने चुराया था। दोनों टायर के निशान का पीछा करते हुए उन लड़कों को ढूंढने लगते हैं और जब रात हो जाती है तो आखिरकार उनका सामना हो जाता है। स्टीव आगे बढ़कर उनसे अपना सामान लौटाने की मांग करता है, लेकिन ग्रुप का लीडर बेहिचक कह देता है
कि उसे किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। स्टीव को अपना फोन बजने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो और पास चला जाता है, लेकिन तभी वो लड़का अचानक लड़ाई शुरू कर देता है। जब दूसरा लड़का स्टीव को चाकू से मारने की कोशिश करता है तो स्टीव तुरंत पीछे हट जाता है और वही चाकू अपने हाथ में पकड़ लेता है। जब उनका कुत्ता स्टीव पर हमला करता है तो आत्मरक्षा में स्टीव उसे घायल कर देता है और मार डालता है। जानवर का शैतानी मालिक गुस्से में चाबियां फेंक देता है और वो दोनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं। उन्हें उनकी गाड़ी मिल जाती है और वो जल्दी से उसमें बैठकर निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी एक गहरी खाई में फंस जाती है। इतने में वो गुंडे फिर वहां पहुंच जाते हैं। वो लोग उन पर पत्थर बरसाने लगते हैं, गाड़ी के हेडलाइट्स तोड़ डालते हैं। स्टीव किसी तरह गाड़ी को तेजी से भगाकर उन पागल लड़कों से बच निकलता है, लेकिन सामने कुछ दिखाई न देने के कारण गाड़ी सीधा एक पेड़ से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्टीव बुरी तरह घायल हो जाता है और वहीं फंस जाता है। स्टीव फंस जाता है और सबसे बुरा होने के डर से जेनी से कहता है कि वो सड़क पर जाकर मदद बुलाए। ज्यादा देर नहीं होती है और वो लड़कों का ग्रुप गाड़ी तक पहुंच जाता है और स्टीव को ढूंढ लेते हैं। फिर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। रात गुजर जाती है और जेनी अकेली गाड़ी पर लौटती है, लेकिन स्टीव वहां नहीं होता। वो खून के निशान देखती है और उन्हें फॉलो करने का फैसला करती है ताकि अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ सके। वो उन लड़कों की आवाज सुनती है और पास जाकर देखती है कि स्टीव बंधा हुआ है और उन लड़कों से उसे छोड़ने की भीख मांग रहा है। उन लड़कों में से एक लड़का लीडर से कहता है कि इतना ब्रूटल मत बनो, लेकिन उस पर दबाव डाला जाता है कि वो स्टीव को चोट पहुंचाए। मजबूरी में उस लड़के ने चाकू उठा लिया और स्टीव के हाथ पर वार कर दिया। उसी समय उनके साथ खड़ी एक लड़की अपने मोबाइल से इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करने लगी। जेनी दूर से देख रही थी कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कैसी दरिंदगी जैसी चीजें हो रही हैं। वो बिना कुछ किए बस खड़ी रह गई, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा कि वो शैतानी लड़के स्टीव को जख्मी कर रहे हैं। जेनी को एहसास हो गया कि वो लोग जल्द ही स्टीव को मार देंगे। घबराई हुई जेनी ने किसी तरह अपने फोन में सिग्नल मिलाकर एक मैसेज भेज दिया, लेकिन उस मैसेज ने उन गुंडे लड़कों का ध्यान खींच लिया और वो तुरंत उसका पीछा करने लगे। उधर घायल स्टीव धीरे धीरे खुद को तारों से आजाद करने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार वो अपने आप को छुड़ाने में सफल हो गया। जेनी पूरी जान लगाकर भाग रही थी। रास्ते में उसने उन लड़कों की साइकिलों को गिरा दिया और भागते हुए आगे निकल गई। वो एक जगह पहुंची जहां कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ियां खड़ी थीं। वहां उसने एक केबिन के अंदर एक रेडियो देखा और उसे लेने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो नहीं ले सकी। इतने में लड़के पास आ गए तो जेनी मुश्किल से ऊपर चढ़कर उसी केबिन की छत पर छिप गई। इसी बीच उन लड़कों में से एक वापस उसी जगह लौटा जहां स्टीव को कैद किया गया था, लेकिन वो ये देखकर दंग रह गया कि स्टीव वहां से भाग चुका था। स्टीव लड़खड़ाते हुए अपने कार तक पहुंचा और जैसे ही डिक्की खोली कार की अलार्म बज उठी। ये आवाज फिर से उन लड़कों का ध्यान खींच लेती है। स्टीव ने जल्दी से कुछ मेडिकल सामान उठाया और बिना समय गंवाए वहां से निकल गया। थोड़ा आगे जाकर स्टीव छिप जाता है ताकि जो भी पास आए उस पर हमला कर सके, लेकिन जैसे ही हमला करता है उसे पता चलता है कि वो तो जेनी है। जेनी तुरंत उसे उठाती है और वहां से बाहर निकलने में मदद करती है। दोनों जंगल के रास्ते से चलते हुए एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। वहां जेनी स्टीव की गंभीर हालत को देखते हुए उसका इलाज शुरू कर देती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि स्टीव उसे प्रपोज करने वाला था। हालांकि इस समय इन चीजों के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। जेनी सिर्फ यही चाहती थी कि किसी तरह उन लड़कों से बचकर निकल जाएं। इसी बीच लड़कों का ग्रुप झोपड़ी तक पहुंचता है और जबरदस्ती अंदर घुस जाता है, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। असल में जेनी ने झोपड़ी की फर्श की लकड़ियां हटाकर खुद और स्टीव को नीचे नदी में छिपा लिया था। लड़के जब वहां से चले जाते हैं तब जेनी स्टीव को पानी से बाहर निकालती है, लेकिन स्टीव की हालत और बिगड़ जाती है और वो बेहोश होने लगता है। जेनी उसे जगाती है और कहती है कि हिम्मत रखो, वो जल्द ही मदद लेकर लौटेगी। फिर वो उसके हाथ में अंगूठी डाल देती है और दिखाती है कि उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद जेनी स्टीव को पत्तों से ढक देती है ताकि वो सुरक्षित रहे और फिर मदद की तलाश में निकल पड़ती है। थोड़ा आगे जाकर जेनी को बिजली के खंभों की लाइन दिखती है। अब उसे समझ नहीं आता किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन आखिरकार एक ओर दौड़ पड़ती है। दुर्भाग्य से रास्ते में उसका पैर एक लोहे के टुकड़े पर पड़ जाता है जो उसके पैर में घुस जाता है। वो दर्द से चीख उठती है और ये चीख पास ही मौजूद गुंडों तक पहुंच जाती है। जेनी जब उनकी आवाज सुनती है तो तुरंत पास के एक गड्ढे में छिप जाती है। वो दर्द सहन करने के लिए लकड़ी का टुकड़ा काटती है और अपने पैर से वो लोहे का टुकड़ा निकाल देती है। जख्म से तड़पते हुए वो धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ती है और थोड़ा आराम करने लगती है, लेकिन तभी अचानक कोई वहां पहुंच जाता है। वो सिर्फ एक छोटा सा लड़का था, लेकिन उन लड़कों में से नहीं। जेनी सोचती है कि शायद ये अच्छा इंसान हो सकता है, इसलिए उससे मदद मांगती है कि वो उसे शहर तक पहुंचा दे। लड़का मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बिजली के खंभों वाली दिशा के बजाय उल्टी तरफ का रास्ता चुनता है। वो एक खुले मैदान में रुकता है और कहता है कि उसकी माँ यहीं उसे लेने आएगी। जेनी को शक होता है और जैसे ही वो उसके पास रखा मोबाइल देखती है तो वो उसे छीनने की कोशिश करती है। उसी वक्त वो बदमाश लड़के वहां पहुंच जाते हैं और उस लड़के का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने जेनी को उनके पास ला दिया। तुरंत उनमें से एक जेनी को बेहोश कर देता है। जब जेनी होश में आती है तो खुद को बंधा हुआ पाती है, वो भी स्टीव की लाश के साथ, जिन्हें आग लगाने की तैयारी की जा रही थी। कुछ लड़के पीछे हटना चाहते हैं और कहते हैं कि अब और बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका पागल लीडर कहता
लगता है कि अब सभी इस जुर्म का हिस्सा हैं और पीछे नहीं हट सकते। वो जबरदस्ती सबसे छोटे लड़के को आग लगाने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही लकड़ियों में आग लगती है, स्टीव का शव जलने लगता है और लीडर खुशी से पागलों की तरह जश्न मनाने लगता है। इसी बीच जेनी अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सियों को तोड़ देती है, क्योंकि आग की वजह से रस्सियां कमजोर हो चुकी थीं। वो उठती है और चारों तरफ पेट्रोल फैला देती है और आग लगा देती है, जिससे उसे भागने का मौका मिल सके। पागल लीडर छोटे लड़के को पकड़कर चिल्लाता है कि अगर जेनी वापस नहीं आई तो वो उसे जला देगा। लेकिन जेनी जानती थी कि वो पागल है, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद उसे जंगल में एक गाइड हाउस दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि वो सेफ है, उसे गुंडों के कदमों की आहट सुनाई देती है। घबराकर जेनी पास रखे एक सड़े गले कंटेनर में छिप जाती है ताकि वो उन्हें दिखाई न दे। तभी उन लड़कों में से दो वहां पहुंचते हैं और नोटिस करते हैं कि जेनी ने कुछ अपने साथ ले लिया है। फिर डरते हुए कि कहीं जेनी शहर तक पहले न पहुंच जाए, वो लोग उसकी तलाश जारी रखने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद जेनी कंटेनर से बाहर निकलती है और अपने बचाव के लिए शीशे का एक नुकीला टुकड़ा उठा लेती है। इसी बीच उनमें से एक लड़का उसके पास आता है और वो असल में उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन जेनी के अंदर का डर और गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। वो सोचती है कि ये भी उस पर हमला करने आया है और तुरंत उसके गले पर वार कर देती है। लड़का वहीं मर जाता है। रात होने लगती है और पागल लीडर अब भी जेनी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे किसी दूसरी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रही होती है। वो जैसे ही उस आवाज की ओर बढ़ता है, उसे वही जगह मिलती है जहां उस लड़के का शव पड़ा होता है। उनमें से एक लड़का अपने दोस्त की मौत पर बहुत रो रहा था। उसके दिल में गुस्सा था। वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तू नहीं जाएगा। रिकॉर्डिंग्स में साफ दिख रहा है कि तू भी उस आदमी की मौत में शामिल है। लेकिन वो लड़का फिर भी सब खत्म करना चाहता था और पुलिस को कॉल करने लगता है। ये देखकर लीडर गुस्से से भर जाता है और उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। अब सबको साफ दिखाई देता है कि वो एक अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर है। वहीं पर खड़ी एक लड़की ये सब देखकर डर जाती है और भाग निकलती है। इसी बीच जेनी को फाइनली जंगल से निकलने का रास्ता मिल जाता है। वो सड़क पर पहुंचती है, तभी अचानक एक गाड़ी उसे टक्कर मारने ही वाली होती है, लेकिन वो बच जाती है। गाड़ी रोककर एक लड़का उतरता है और जेनी से पूछता है, क्या हुआ? जेनी बस एक ही बात कहती है, मुझे सिटी ले चलो। लेकिन वो लड़का उल्टा कहता है कि मेरा भाई जरूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा और गाड़ी को सिटी के बजाय वापस जंगल की ओर मोड़ देता है। जेनी और भी डर जाती है। लड़का गाड़ी से उतरकर अपने भाइयों को ढूंढने जाता है और वहां दो बदमाशों से मिलता है। मौका देखकर जेनी स्टीयरिंग पकड़ लेती है और गाड़ी को फुल स्पीड में भगाती है, लेकिन भागते भागते वो एक और लड़की को कुचल देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आखिरकार जेनी जंगल से निकलकर मेन रोड पर पहुंच जाती है और शहर की ओर जाने लगती है। रास्ते में अचानक एक गाड़ी सामने आ जाती है और जेनी को मजबूरन एक घर के अंदर घुसना पड़ता है। वो कार से उतरती है और अंदर से पार्टी की आवाजें सुनाई देती है। जेनी हिम्मत करके अंदर जाती है और वहां लोगों का एक ग्रुप जश्न मना रहा होता है। वो मदद की गुहार लगाती है तो लोग उसे घर के अंदर ले जाते हैं। जेनी चारों तरफ नजर दौड़ाती है और देखती है कि वहां एक औरत बैठी है जो उन मरी हुई लड़कियों में से एक जैसी लगती है। वो कुत्तों के लिए रखे दो कटोरे भी देखती है और खिड़की से बाहर नजर डालती है तो पाती है कि किसी जान पहचान वाले की गाड़ी बाहर टकराई हुई है। थोड़ी ही देर में उसे एहसास होता है कि वहां उन्हीं लड़कों का बाप भी मौजूद है। डर के मारे जेनी कहती है कि एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन वो आदमी कहता है कि हम देख लेंगे। जेनी बहाना बनाकर बाथरूम जाती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। वहां बैठी बैठी उसे बाहर से रोने धोने की आवाजें सुनाई देती है। माता पिता अपने बच्चों से फोन पर बात कर रहे होते हैं और जान जाते हैं कि क्या हुआ। जेनी जितनी देर हो सके बाथरूम में छुपी रहती है और एक छोटी सी चाकू जैसी चीज अपने कपड़ों में छिपा लेती है। लेकिन तभी पिता दरवाजा तोड़ देता है और पागल बेटा भी वहीं मौजूद होता है। बाप जेनी पर चिल्लाता है और उसे धमकाता है। जेनी कहती है कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। वो जानती थी कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। घबराकर वो उस आदमी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन पिता ताकतवर होता है और उसे पकड़ लेता है। बाकी के लोग भी आ जाते हैं और जेनी पर टूट पड़ते हैं। वो सब बिल्कुल वैसे ही घटिया इंसान होते हैं जैसे उनके बिगड़े हुए बच्चे। जेनी लाख समझाती है कि पहले उनके लड़कों ने ही उस पर और स्टीव पर हमला किया था, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। उनमें से एक शख्स अपने पागल बेटे को ऊपर कमरे में भेज देता है, जबकि बाकी तय करते हैं कि अब बाथरूम में ही जेनी को मार देंगे। दुर्भाग्य से कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वो पागल लड़का ऊपर अपने कमरे में जाता है, मोबाइल से सारे सबूत डिलीट कर देता है और इस तरह ये इतना कुछ करके भी बच जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपके पास फुल राइट है, आप इस बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हो, तो आप इसके साथ क्या करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना।